नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी भूगोल और अर्थशास्त्र की निचोड़ सीरीज के अंतर्गत आपके लिए प्रतिदिन लेके आ रहा है एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप निश्चित रूप से तैयारी के दौरान हल किए होंगे। और यदि ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर गया है जिसके कारण इस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो इस प्रश्न सीरीज से आप निश्चित तौर पर उन प्रश्नों पर विचार कर लीजिए, क्योंकि यदि एग्जाम में 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते हैं तो वही आपके सिलेक्शन की राह को आसान कर देते हैं। तो आइए देर न करते हुए देखिएगा, आज का जो टॉपिक है नदी एवं हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, नदी और हिमानी ये अपर्दन के अभिकर्ता हैं। क्या हैं? अपर्दन के अभिकर्ता हैं। इनके द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां भी निर्मित होती हैं और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। तो दोनों तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण देखेंगे और यह जानेंगे कि यह किस की कृति है, नदी की है या हिमानी की है। ठीक है, जल्दी से पेन और कॉपी लेकर बैठिए और देखिए कौन से प्रश्न आपको परेशान कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा है कि किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक है। कि किसी भूदृश्य में जलप्रपात और क्षिप्रिका अगर अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं तो वह नदी की कौन सी अवस्था है। आपको पता है कि जलप्रपात अगर क्षिप्रिका आप नहीं समझ पा रहे हैं, छोटे छोटी नदियों का जो ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती हैं उन्हें ही हम क्षिप्रिका नाम देते हैं। समझ में आई बात? तो कह रहा है ये किस अवस्था के उदाहरण है, तो आप पढ़े होंगे ये नदी की युवा अवस्था है। जब वो पर्वतों से नीचे की तरफ उतर रही होती है तो बहुत सारी चीजों को काट कर अपर्दन करके नीचे की तरफ आती है, और जब ऊंचे से नीचे की गिरने के क्रम में, ठीक है, वो बहुत सारे जलप्रपातों और क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये नदी की कौन सी अवस्था है? आपको पता है कि यह नदी की युवा अवस्था है। कौन सी अवस्था है? युवा अवस्था। गुड। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। प्राकृतिक तटबंध ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नदी जब, ठीक है, समुद्र के करीब पहुंच जाती है, यानी उसका ढाल बहुत कम हो जाता है, तो अपने द्वारा जितना भी अवसाद ले आई रहती है उसको वह छोड़ने का काम करती है, जमा करने का काम करती है। तो ये कब होगा? नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, नदी अपने किनारों को काटती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है, नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। और देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस जरूरत है तो केवल आपको क्या करने की, एक बार ध्यान से पढ़ने की। तो नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, तो उससे ही प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको सभी ये नदी के ही द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जलोढ़ पंख का निर्माण जब पर्वतों से सीधे मैदान में प्रवेश करती है तो अपने बहुत सारे कंकड़ पत्थर को क्या एक धारियों के रूप में जमा करती है, जैसे पंख की तरह आकृति दिखती है। ये भी प्राकृतिक तटबंध, ये भी बाढ़ निर्मित मैदान, ये भी जो ये तीनों जो हैं क्या हैं, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। कैसी हैं? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। और जब आप नदी विसर्प देखेंगे तो यह अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। क्या है? नदी विसर्प क्या है? अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। इसलिए यही क्या है, इन सभी से भिन्न है। आगे कह रहा है कि निम्नांकित स्थल स्वरूपों में से कौन उत्पत्ति में बहुचक्रीय है। क्या है? बहुचक्रीय। सर्क, नदी विसर्प, अधः कर्तिक विसर्प या गोखुर झील। तो जल्दी से आप देखिए इसमें आपको
ये प्रश्न टफ है, कठिन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बनता है। देखिए सर्क तो नहीं बनता है, नदी विसर्प बनता है लेकिन ये बहुचक्री नहीं है। अधः कर्तित विसर्प, जब विसर्प के अंदर विसर्प बनने लगे, ठीक है, विसर्प के अंदर विसर्प बने तो उसे हम क्या कहेंगे, अधः। जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही, बाई चांस इसका जल का बहाव और कम हो गया ऊंचाई पे, तो इसके अंदर ये टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। देखिएगा ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसके अंदर फिर ये टेढ़ी मेढ़ी धारा होने लगती है क्योंकि अब इसका बहाव बहुत ही कम हो गया है। तो विसर्प के अंदर जब विसर्प का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अधः कर्तिक विसर्प कहते हैं। विसर्प के अंदर विसर्प, ठीक है, ये अधः कर्तिक विसर्प है। अगला है, कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइएगा। जलोढ़ पंख, विसर्प, प्राकृतिक तटबंध या भग्नाश्म शंकु। ठीक है, भग्नाश्म शंकु। अपना आंसर आप पहले लगाएंगे, इसके बाद हम उस पर बात करेंगे कौन सा सही। जल निक्षेपण से संबंधित नहीं है भाई, ध्यान देना। कहीं कहीं कभी कभी ऐसे होता है कि हम नहीं शब्द को ध्यान में नहीं रखते और हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए आप इन सबको जान, भग्नाश्म शंकु किसे कहते हैं, जलोढ़ शंकु को भग्नाश्म शंकु कहते हैं। ये क्या है, इसका नाम जलोढ़ शंकु है। ठीक है, अब देखिए यहां इस नाते जटिल हुआ थोड़ा सा। खैर, आपको अभी बताया गया कि ये तीनों क्या है, निक्षेपणात्मक हैं, जबकि विसर्प जो है वो क्या है, अपरदनात्मक है, अपरदनात्मक। आगे, नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे निर्माण होता है क्या, मोनेड नाक, पेडी प्लेन, संप्रदाय मैदान। उपयुक्त में से किसी का नहीं। जल्दी से प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। क्या है, मोडेड नाक है, पेडी प्लेन है, संप्रदाय मैदान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे कि नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, इससे निर्माण होता है। प्रश्न को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक निश्चित तौर पे आपका जवाब सही नहीं आएगा। कह रहा है सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, तो क्या बन जाएगा, संप्राय मैदान बन जाएगा। ठीक है, संप्राय मैदान, इसको पेनी प्लेन भी कहते हैं, पेडी नहीं, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन, ये दोनों दो चीजें हैं, ये पेडी प्लेन है, ये पेनी प्लेन होगा। आगे कह रहा है क्वेस्टा नदी अपर्दन की किस अवस्था का भू रूप है। क्वेस्टा, देखिए ये भी एक अलग सा शब्द है जो जनरल किताबों में नहीं मिलता है, आपको याद कर लेना है कि क्वेस्टा, ठीक, ये युवा अवस्था में बनता है। क्वेस्टा कब बनता है, नदी की अपर्दन से संबंधित युवा अवस्था में क्वेस्टा का निर्माण होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा बनता है। तो ये अभी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, या पिछली सारी क्लासें आप देख लीजिए अगर टीजीटी पीजीटी के आप स्टूडेंट हैं या बिहार टायर 4 देने जा रहे हैं, या फिर आप आगे टीजीटी पीजीटी पूरे यूपी ही नहीं कहीं का भी पेपर आपका डीएसएसबी से लेकर केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस का हो, आप मेरे साथ जुड़िए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिसिसिपी, ठीक है, और मिसौरी इसी की सहायक नदियां हैं। ये कहां, उत्तरी अमेरिका की नदी है। ये पंछीपाद डेल्टा बनाती है, पंछीपाद डेल्टा।
पक्षी के पैर के जैसा। नील नदी और अमेजन ये चापाकार डेल्टा बनाती हैं। ये तीनों कैसा बनाती हैं? चापाकार डेल्टा। क्लियर? आइए अगला है कि गोखुर झील को जाना जाता है बिल्लाबोंग, वायु, मोर्ट, उपर्युक्त सभी। बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जान लीजिएगा। कभी ये आएगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। पीजीटी 2013 में ये पूछा गया था। ठीक, देखिए गोखुर झील को बिल्लाबोंग, वायु, मोर्ट झील या उपयुक्त सभी, तो इसको उपयुक्त सभी नामों से जानते हैं। गोखुर या छाड़न झील को उपयुक्त सभी नामों से जानते हैं। इसको इसके साथ साथ हार्ससू, ऑक्स, देखिएगा बो, मतलब यही ऑक्स बो अंग्रेजी में लिख देगा तो दिक्कत हो जाए। ऑक्स बो, हार्ससू आदि नाम से भी जानते हैं। गोखुर या छाड़न झील आप देखे होंगे, नदी विसर्प ले लेती है जब मोड़ बना लेती है, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में जाने के बाद उसका बहाव कम हो जाता है, तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और जब कभी बाढ़ आती है तो ऐसे सीधे ये काट कर बह जाती है। और सीधे बहने से देखिए इस भाग में जल ऐसे दिखाई देता है, इसी को हम गोखुर या छाड़न झील कहते हैं। देखिए गाय के खुर के जैसा या घोड़े के खुर के जैसा दिखाई दे रहा है। आगे कह रहा है कि कथन वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हैं, प्रवाहित होती हैं, कारण वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय हो जाती है। एकदम सही बात है। वृद्धावस्था में जैसे कोई व्यक्ति जवानी में या युवावस्था में बहुत ज्यादा भार को लेकर ढो रहा होता है, बहुत ज्यादा लेकर बहुत तेजी से चला जाता है, जब वो बुढ़ौती आ जाती है यानी वृद्धावस्था आ जाती है तो अपना भार वो कम करना चाहता है, उसे कुछ भी आप दे दीजिए कहीं न कहीं वो रख देगा। उसी तरह से नदी भी है, युवावस्था में तो बहुत सारा भार ढोती है, लेकिन जब वृद्धावस्था में पहुंचती है यानी मैदानी भागों में पहुंचती है तो धीरे धीरे सागर तल से जैसे समीप, मतलब ऊंचाई उसकी कम होती रहती है, ढाल कम होता रहता है, वह वृद्धावस्था को प्राप्त होती है और अपना साथ जो भी मलबा उसको वो क्या करती है, जमा करती रहती है। ठीक है, तो ये कारण और कथन दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। कारण और कथन दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। ठीक है, आगे कह रहा है किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? देखिएगा कगार, भृगु, कटक या महाखड्ड। जल्दी से बताइए क्या कहते भाई? तो देखिए जब कोई नदी खड़े पार्श्व वाली है तो उसे हम गार्ज या कैनियन या महाखड्ड कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में गार्ज या कैनियन, ठीक है, या महाखड्ड कहते हैं। ग्रांड कैनियन, समझ में आई बात? आगे कह रहा है कि वी आकार की आकृति निर्माण कौन करता है? वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? हिमानी नहीं, हिमानी तो यू आकार की करती। कौन सी करती है? यू आकार की। ठीक है, ये नदी ही है जो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। कौन? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पीजीटी 2009 में पूछा गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है कि पेन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। पेनी प्लेन का निर्माण अंतरसरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, या एच प्लेन का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडीमेंटों का आकस्मिक मरुस्थलीकरण गुंबदों के सम्मिलन से होता है।
कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आप जल्दी से एक बार बढ़िया से पढ़िए और पढ़कर जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा, एक चीज सत्य नहीं पूछा भाई, क्या सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। पेन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के क्षैतिज अपर्दन से होता है, क्षैतिज अपर्दन से होता है। यही सत्य नहीं है, यही क्या है आपका सत्य नहीं है। बाकी सब क्या है, बाकी सब जो हैं वो सत्य हैं, बाकी सभी क्या हैं, सत्य है। ये ध्यान दीजिएगा। पेनी प्लेन, अब यहां से याद कर सकते हैं, पेनी प्लेन का निर्माण अंतरसरित के क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। एच प्लेन का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। एक नया क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, ये नोट करने लायक है। एच प्लेन कौन करता है, हिमानी के अपर्दन के द्वारा निर्मित मैदान है। पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थली गुंबदों के सम्मिलन से होता है। पेडी प्लेन यानी मरुस्थली भाग में इसका निर्माण होता है। ठीक है, प्रश्न को इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको एग्जाम में बने रहना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा अब क्वेश्चन करने की बारी है। पढ़ना तभी है जब कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है। कह रहे सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है। क्रम, एक क्रम में किसका विकास है, कौन ऐसा विकल्प है जो क्रमिक विकास को दर्शाता है। जलप्रपात, विसर्प रोधिकाएं, नदी वेदिकाएं, गोखुर झीलें। विसर्प रोधिकाएं, नदी वेदिकाएं, जलप्रपात नहीं। जिसमें जलप्रपात बाद में है वो तो कतई नहीं, वो तुरंत काट दीजिए। ठीक है, जिसमें जलप्रपात पहले है वो सही, यानी ये दोनों तो बिल्कुल कट गया। पहले जल्दी, सबसे पहले जलप्रपात ही निर्मित होता है। अब बात आती है कि नदी वेदिकाएं या नदी रोधिकाएं, दोनों में से कौन सा आएगा। आप पढ़े होंगे, जवाब दीजिएगा, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक, इसके बाद मैं इस प्रश्न को तो बताता ही हूं। बताइएगा। देखिए, आप जान लीजिए, जलप्रपात के बाद विसर्प तो नहीं आता है, जलप्रपात के बाद विसर्प नहीं आता है क्योंकि विसर्प मैदानी भागों में आएगा। क्लियर, जलप्रपात के बाद विसर्प नहीं आएगा क्योंकि विसर्प मैदानी भागों में आएगा। ठीक है, लेकिन जलप्रपात के बाद नदी वेदिकाएं आती हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही। कौन सा, तीसरा, नदी वेदिका, जलप्रपात, नदी वेदिका, विसर्प रोधिकाएं और गोखुर या छाड़न झील। ठीक है, ये हो गया आपका जलप्रपात। ठीक है, ये हो गई आपकी नदी वेदिकाएं। ठीक है, नदी वेदिकाएं। इसके बाद ये हो गए आपके विसर्प। ठीक है, और लास्ट में विसर्प रोधिकाएं और छाड़न झील, गोखुर या छाड़न झील। आगे है कि एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जहां पर क्रमानुसार मुलायम तथा कठोर चट्टानें व्यवस्थित हैं तथा सरिताओं का प्रवाह मुलायम चट्टानों के साथ साथ पाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रवाह प्रणाली को क्या कहते हैं। अरीय जल प्रवाह प्रणाली, दुमाकृत जल प्रवाह प्रणाली, जाली नुमा जल प्रवाह प्रणाली या वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली। ये जल के प्रवाह के प्रणाली को पूछा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। जब देखिए कोई स्थान है, यहां पर मुलायम और कठोर चट्टानें हैं, दोनों का विस्तार इस तरह से है। ठीक है, तो जल हमेशा क्या करता है, कठोर से हटकर मुलायम चट्टानों के साथ बहना शुरू होता है। इस तरह से उस स्थलाकृति को देखने से लगता है ये कैसी हो गई है, जालीनुमा। कैसी, जालीनुमा। तो मुलायम भाग को काट काट कर वो चला जाएगा, कठोर भाग वैसे पड़े रह जाएंगे, तो देखने से स्थलाकृति कैसी लगेगी, जालीनुमा। जालीनुमा। प्रवाह प्रणाली, प्रवाह प्रणाली कह रहा है कि नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में मोनाड नाक दिखाई देता है।
नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में मोनाड नाक दिखाई देता है? प्रारंभिक अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में? जल्दी से बताइएगा। मोनाड नाक, तो प्रारंभिक अवस्था में नहीं, प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, नहीं, युवावस्था में नहीं, वृद्धावस्था में। मोनाड नाक, जब नदी, ठीक है, वृद्धावस्था में पहुंचती है तो देखिएगा अपने कहां पर, जब वो निक्षेप करने वाली होती है तो उस स्थानों पर इस तरह से अपरदित बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मोनाड नाक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कोमल कोमल जो भाग हैं उसको तो काटती हुई, क्योंकि जो बहुत कठोर, थोड़ा सा भी कठोर होगा उसको काट नहीं पाएगी, तो जो कठोर भाग है उसी तरह से चिकना चिकना दिखाई देता है, जिसको मोनाड नाक कहते हैं। ठीक, यह अपर्दन तो है लेकिन वृद्धावस्था का अपर्दन है। ठीक है, वृद्धावस्था का अपर्दन है। आगे कह रहा है कि आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? संरचनात्मक सोपान, जलोढ़ संघ, रिया या नदी वेदिका? जल्दी से बताइएगा किस चीज का निर्माण होगा? तो देखिएगा आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से किसकी संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है? संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। आगे, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? अभी मैंने आपको बताया, चापाकार, रुंडित, पंजाकार या अग्रवर्धी। तो नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। जिस पर विचार किया जा चुका है उसको हम नहीं देखेंगे। देखिए, काष्ठ स्थलाकृतियां का सर्वोत्तम उदाहरण कहां पाया जाता है? हालांकि ये नदी और हिमानी का था, लेकिन अगर टाइप हो गया है तो आप जान लीजिए काष्ठ स्थलाकृतियां यूगोस्लाविया में पाई जाती हैं। ये भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। भूमिगत जल, ये चूना, जहां पर चूना का विस्तार अधिक होता है, चूना अधिक पाया जाता है, वहां पर इस तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं। यूगोस्लाविया। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, चूना प्रस्तर क्षेत्र में। यहां रासायनिक अपरदन बहुत ज्यादा होता है चूना प्रस्तर क्षेत्र में। ठीक है, क्या होता है? घुलनशीलता चट्टानों की बहुत अधिक होती है। आगे, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है? अच्छा, देखिए दोनों प्रश्न एक ही लग गया है। खैर ठीक है, ऑब्जेक्ट भी वही है और नंबर भी वही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ या डोलाइन, ये भी क्या है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। भूमिगत जल, तो आप ये मत कहिएगा नदी और हिमानी, टोटल हमको लिख देना चाहिए था। खैर ठीक है, प्रश्न आ गया है तो आप निश्चित रूप से इसका जवाब दीजिए। आप ये एक देखे होंगे इस तरह का, ठीक है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाए तो कंदरा स्तंभ। क्या? कंदरा स्तंभ। और ये अपर्दन के स्वरूप जो होल बनता है इसे हम डोलाइन कहते हैं। तो कह रहा है कौन सा स्थलाकृति नहीं है? कौन नहीं? निक्षेपणात्मक नहीं है, निक्षेपणात्मक नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए,
देखिए अगर हम बात करें, इसको आराम से आप देखेंगे, वो मैं देख रहा था, ठीक है, कितना क्वेश्चन अभी आपका बचा है। ये भी निक्षेपणात्मक होता है, ये भी निक्षेपणात्मक होता है, कंदरा स्तंभ भी निक्षेप, ये अपर्दनात्मक है। डोलाइन, इवाला और पोलजे, डोलाइन, इवाला और पोलजे, ये सब उसी तरह से लैपीज, ये सब क्या है, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। और ये तीनों क्या है, निक्षेपणात्मक। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्तंभ, ये सब क्या है, निक्षेपणात्मक है। अश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हैं। देखिएगा यही जो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट हैं, इसी को अंग्रेजी में ये कहते हैं, यही क्या है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। अब आप जान गए होंगे ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। आगे है कि स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, कैसे, कास्ट भूदृश्य यानी चूना प्रदेश में। कहां, चूना प्रदेश, यूगोस्लाविया, स्टेलेक्टाइट। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप नहीं है। ठीक है, फिर वही दे दिया क्वेश्चन लगभग। तो देखिएगा आश्चुताश्म है, कंदरा स्तंभ भी है, निश्चुताश्म भी है, ये नहीं है, काष्ठ खिड़की नहीं है, काष्ठ खिड़की नहीं है। आगे कह रहा है कि जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरते पर्वत के आधार, बेस या तली फूट पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत या घाटी हिमनद, गिरिपद हिमनद या हिमटोपी। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गिरिपद हिमनद। क्या कहते हैं, गिरिपद हिमनद। बहुत ही जबरदस्त, लेकिन टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तल पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं, गिरिपद हिमनद। अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है कहां, हिमानी में। हिमानी क्षेत्र किस चीज को बनाता है, यू आकार की घाटी को हिमानी निर्मित करती है। कह रहा कि शीर्ष दीवाल निम्नलिखित स्थलाकृति में से किसका एक भाग है। शीर्ष दीवाल निम्नलिखित स्थलाकृति में से किसका एक भाग है, हेड वॉल, सर्क। देखिए आपको अगर मैं बता दूं, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये तो आप जान रहे हैं ये हिमानी के द्वारा है, ये नदी के द्वारा है, ये भी हिमानी के द्वारा है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा जिसकी पूछ रहा है उस पे ध्यान देना है कि परिभाषा किसकी पूछ रहा है। ठीक, जल्दी बताइएगा। शीर्ष दीवाल, तो आपको पता है ये सर्क, इस तरह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, हिमानी जब नीचे सरकती है तो काट के बर्फ ऐसे क्या करता है, जो कठोर भाग होता है उसको काट कर सकरा कर देता है, जिसे हम सर्क कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। जहां से सर्कें ओके सर्क कहते हैं, आप ये जान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। यही नहीं कई बार हमको परेशान करता है। अपर्दनात्मक देखिएगा, ड्रमलिन, नुनाटक, हिम सोपान या सर्क। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो देखिएगा नुनाटक अपर्दनात्मक नहीं है, नुनाटक अपर्दनात्मक है, हिम सोपान अपर्दनात्मक है, सर्क ये सब अपर्दनात्मक है, जबकि ड्रमलिन निक्षेपणात्मक है। समझ में आई बात। ड्रमलिन क्या है, ड्रमलिन ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, किसकी, हिमानी द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से किस भूआकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस भूआकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है। लटकती घाटी, गिरशृंग या टार्न
या ड्रमलिन। ठीक है, भूआकृति का निर्माण हिमानी द्वारा नहीं होता है। तो इसका तो होता है, इसका भी होता है, ठीक, इसका भी होता है। किसका नहीं होगा? टार्न का। किसका नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, बड़े ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा वही कहते हैं ना कंफ्यूज, निम्नलिखित में से हिमानी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। ठीक है, ये अपरदनात्मक पूछ रहा है ना, हाँ सही है। तब कह रहे हैं ना कि अगर दिक्कत होती है तो दिक्कत हो जाती है। ये सब क्या है? अपरदनात्मक है, जबकि ये क्या है? निक्षेपणात्मक है। पीछे वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया है ये। ठीक है, निक्षेपणात्मक, निक्षेपणात्मक, सावधानी हटी, दुर्घटना तुरंत घटी। ठीक, देखिए इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। इससे एक वीडियो और आ जाएगा जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां बच गई हैं और पवन द्वारा। तो देखिए 3 चीजें तो हो गई, नदी, हिमानी और भूमिगत जल। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं उससे क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे इसके जो छूटा हुआ भाग वो और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बन के जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे। धन्यवाद सुनने के लिए।